Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So, kids, this is the introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience and mentored so many students for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. Recently, I'm working as a mixed faculty in Kota, Rajasthan. ओके सो बाकी मेरी अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप लोग बच्चों मुझे फॉलो कर सकते हैं. मैं क्लासेस के बारे में बताती हूँ आपको उसके. तो बच्चों आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, आज अपन बेसिक मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे 2020 का. ठीक है, अभी 2020 में जो पेपर हुआ है बेसिक मैथ्स का वो डिस्कस करेंगे. कल मैंने आप लोगों से स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर डिस्कस कर लिया था. आज अपन इसका बेसिक मैथ्स का पेपर डिस्कस कर लेंगे. आज अपन इसके चारों सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं किड्स. कौन कौन से सेक्शन? ए, बी, सी एंड डी. चारों सेक्शन डिस्कस कर लेंगे अपन, ए, बी, सी, डी. ओके किड्स, ठीक है. सो अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ पहले आप लोगों को. अनअकैडमी जो है बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे किड्स. आप अपने चैट कर सकते हैं एजुकेटर से, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपको परफॉर्मेंस का. आपको स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड अनलिमिटेड एक्सेस है. लाइक इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन एंड यू कैन लर्न द सेम चैप्टर विद डिफरेंट एजुकेटर्स ऑल्सो. ओके, ये टॉप एजुकेटर्स भी आप लोगों को पढ़ाएंगे. आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे. मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश. बच्चों अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है सबके लिए. ठीक है. सो आप लोगों को अनअकैडमी कैसे ज्वाइन करना है? यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर. चूज योर गोल सीबीएसई क्लास 10. आपको क्लास 10 सीबीएसई गोल चूज करना है. बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी फॉर स्पेशल क्लास. आप लोग मुझे स्पेशल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं किड्स. मेरी स्पेशल क्लास डेली 1 PM एंड 6 PM पे होती है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड एल्स यू कैन सबसे बढ़िया ऑप्शन है बच्चों अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप फॉलो कर लो. आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं कब लाइव आऊंगी वहाँ पर. ठीक है. सो ये ट्रायल लेने के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है किड्स. So I will tell you the charges. Like for 1 month it's 2,500, but if you will use my code SRCBSE तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. एंड 10% डिस्काउंट के बाद ये 2,250 का ही है. 12 मंथ्स का है बच्चों 13,500 आफ्टर डिस्काउंट. 6 मंथ्स का है 9,000. 24 मंथ्स का है 22,500. 36 मंथ्स का है 28,800. बट आई सजेस्ट यू टू गो एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स बच्चों की. देखो जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं ना, पर मंथ चार्जेस कम होते जा रहे हैं. ठीक है. तो वाई टू गिव 2,250 फॉर मंथ व्हेन इट इज 1,125 ओनली. इट्स हाफ. ठीक है बच्चों, तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. बहुत कम प्राइस है, 13,500 ओनली. ठीक है. डज नॉट मीन्स कि आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 10th पढ़ाया जाएगा. 10th तो खत्म होने वाला है फैब में. सो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, 10th के जैसे आप लोगों का 10th कंप्लीट हो गया तो उसके बाद 11, 12 भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. अनअकैडमी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपन को. सो 12 मंथ्स का ले लीजिए, 24 मंथ्स का लो, 36 मंथ्स का लो. तो बच्चों SRCBSE कोड जरूर यूज कर लेना जहां से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. सो स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले सेक्शन ए करेंगे बच्चों. टोटल 4 सेक्शन होते हैं, यू नो वेरी वेल. सो फर्स्ट सेक्शन ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 1 to 10 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बच्चों. 1 से लेकर 10 तक वाले क्वेश्चन तो कौन से आते हैं? एमसीक्यू. सेम पेपर पैटर्न है स्टैंडर्ड एंड बेसिक का. ठीक है. देन 11 to 20 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 11 to 15 वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 5 क्वेश्चन जो है ये होते हैं फिलअप्स. ठीक है. एंड देन 16 to 20 वाले जो क्वेश्चन है वो आएगा अपने पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है. तो ये इस तरीके से डिवीजन होता है 20 क्वेश्चंस का. यू नो वेरी वेल, स्टैंडर्ड में भी सेम है, बेसिक में भी सेम है, ये चीज दोनों में सेम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर ए. सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं बच्चों. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है देन द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड आर, मतलब लाइंस रिप्रेजेंट बाय देम आर. तो बतानी है कि लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी. तो बच्चों कंसिस्टेंट के केस में जब भी कंसिस्टेंट होती हैं तो लाइंस होती हैं अपनी इंटरसेक्टिंग. ठीक है, मतलब यूनिक सोल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट. कंसिस्टेंट के केस में क्या होती है, या तो ये होगी या तो ये होगी. और इनकंसिस्टेंट वाला केस कौन सा था? जब भी इनकंसिस्टेंट होंगी इक्वेशंस तो आपकी लाइंस कैसे होंगी? पैरेलल. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि इनकंसिस्टेंट मतलब आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है.
कंसिस्टेंट मतलब आपको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिल रहा है। तो आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। जरूरी नहीं है हमेशा इंटरसेक्टिंग हो, जरूरी नहीं है हमेशा कोइंसिडेंट हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब कंसिस्टेंट होंगी तो आपकी इक्वेशन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बच्चों मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। मान लो ए और बी 2 पॉइंट्स है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस ऑफ माइनस 3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव यू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, और यहाँ पर -2 और -2 का होल स्क्वायर है। ओके, 3 प्लस 3 इज 6 का स्क्वायर विच इज 36 एंड -2 एंड -4 4 का स्क्वायर 16। सो दिस विल गिव यू √52। तो कितनी आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? √52 यूनिट्स। बच्चों देखो, आप लोगों के जो बेसिक में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्टेंस निकाल लो। अब इसी जगह स्टैंडर्ड में आता कि भाई 3 पॉइंट से बताओ कि आइसोसेलेस होगा, वो इक्विलेटरल होगा, क्या होगा उसका, स्केलिन होगा, उस तरीके से आपको डिसाइड करना होता है। तो बेसिक में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बस अपने पास, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 8 कॉट स्क्वायर ए माइनस 8 कॉसेक स्क्वायर ए। मुझे निकालना है 8 कॉट स्क्वायर ए माइनस 8 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो बच्चों दोनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, नाउ सी, आप लोगों को एक फॉर्मूला, आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा अपने पास? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये +1 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? -1। तो 8 इंटू -1 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -8 आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आंसर इज -8 नॉट +8। तो फटाफट करने में गलती मत कर देना इस क्वेश्चन को, है ना। तो आपको क्या करा, मैंने 8 कॉमन ले लिया और आइडेंटिटी लगा ली सिर्फ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर होता है, मुझे आइडेंटिटी पता थी, वैल्यू निकाल के पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम शेप्ड ग्लास टम्बलर। बच्चों फ्रस्टम शेप ग्लास टम्बलर का टोटल सरफेस एरिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, अपन डायरेक्ट बी लगा सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। दे रखा है R1 R2 से बड़ा है बच्चों, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 120 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एज। 120 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 120 है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 के टेबल में 60 टाइम्स, 2 के टेबल में 30 टाइम्स, 2 के टेबल में बच्चों कितना आएगा? 15 टाइम्स, 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 1 टाइम। तो 2 आ रहा है 3 टाइम्स, सो दिस विल बी 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 120 कैन बी रिटर्न एज दिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 ही आएगा। बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं उसको 8 लिख सकती हूँ या मैं इसको 15 लिख सकती हूँ, क्योंकि 15 8 ये प्राइम नंबर्स नहीं है 10, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 120 क्या हो जाएगा? 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। मुझे 120 को एक्सप्रेस करना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो b स्क्वायर माइनस 4ac। किड्स यहाँ से b की वैल्यू देखो, यहाँ से अपन a कितना बोलेंगे 4,
बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 लेना पड़ेगा, सी की वैल्यू कितनी है 3, तो बी स्क्वायर मीन्स -6 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3. So this will give you 36 minus this is 16 into 3 which is 48. तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 12. तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, -12 विच इज ऑप्शन डी. ठीक है, तो देखो अब इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया था. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो. अगर इसी जगह स्टैंडर्ड का पेपर होएगा तो वहाँ पर क्या बोला जाएगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. तो थोड़ा सा वहां पर घुमा करके क्वेश्चन आता है बच्चों, और बेसिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लिया. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अपने स्टैंडर्ड एंड बेसिक के पेपर में. Next question number 7. If 3, -6 is the midpoint of the line joining the points. ठीक है, आपको एक लाइन दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 एंड x, y. अब यहाँ पर दे रखा है कि 3, -6 जो है ये इसका मिड पॉइंट है. लेट अस सपोज ए भी एक लाइन है और p इसका मिड पॉइंट. तो बच्चों देखो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे. आपको डायरेक्ट लगाना है कि x1 + x2/2 दैट इज 0 + x/2 बच्चों किसके इक्वल होगा, 3 के. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6. सिमिलरली यहाँ से 0 + y/2 इज इक्वल टू कितना है, -6. ये दे रखा था अपन को ये रहा. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12. ठीक है, तो ये 6 मिल गया बच्चों, y -12 मिल गया. तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मिड पॉइंट वाला, दैट इज x1 + x2/2 y1 + y2/2. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, आपको बोला गया था पॉइंट x, y निकालना है. तो x की वैल्यू कितनी है, 6 और y की वैल्यू है -12. तो आंसर कितना आ जाएगा, 6, -12 दैट इज ऑप्शन सी. Next question number 8. In the given circle in the figure 1, number of tangents parallel to the tangent PQ. बच्चों इस PQ के पैरेलल कितनी tangents अपन लोग ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस PQ के पैरेलल तो अपन एक ही tangent ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली. इस PQ के पैरेलल कितनी tangents ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1. तो आंसर इज 1. यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर इज 1. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ tangents पैरेलल टू PQ. PQ के पैरेलल तो एक ही tangent ड्रॉ हो गया. लाइक हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कैन इनफाइनाइट आंसर होता है, बट पैरेलल बोल रखा है वो भी PQ के, तो एक ही टेंजेंट हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सो सी, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको अपर लिमिट निकालनी है बच्चों मीडियन क्लास की. तो अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में हार्ड है, बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस थे अपने. ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अपन को. यहाँ पर दे रखा था क्लास, यहाँ पर है अपने पास फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्लास इज 0, 5, नेक्स्ट इज 5, 10, नेक्स्ट इज 10, 15, 15, 20 and 20, 25. Okay, so this is 8, 10, 19, 25 and 8. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये तो 8 ही रहेगा. इन दोनों को ऐड करेंगे 18, 18 में 19 ऐड करेंगे, यू विल गेट 37. ओके, एंड यहाँ से आएगा बच्चों अपने पास 62 एंड ये आ जाएगा 70. ठीक है, ये निकालने के बाद अपन क्या निकालते हैं, n/2. n/2 मतलब n तो अपना 70 आ गया. n क्या होता है, सारी फ्रीक्वेंसी का सम, n/2 विच इज 35. तो बच्चों 35 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 37. आपको क्या देखना है, जो n/2 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन n/2. तो 35 से बड़ा कौन सा है बच्चों, ये. तो ये मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी.
ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। इसी तरीके से मीडियन क्लास निकालते हैं बच्चों अपन, समझ में आ गया। ये वाली क्लास जो है ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की क्या निकालनी है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन सी है इसकी, 15। तो आंसर आ जाएगा ए वाला। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास निकालनी है, सो आंसर इज 15 किड्स। एनी डाउट, समझ में आया कैसे निकालना है। पहले फ्रीक्वेंसी, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n/2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस भी क्लास की होगी दैट इज योर मीडियन क्लास। Next question number 10. In this it is given the probability of an impossible event. कोई एक इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है बच्चों, मतलब उसके होने के चांसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी, 0। सो आंसर इज 0। यू कैन डायरेक्टली राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो बच्चों कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन इजीली स्कोर 10 मार्क्स आउट 10 आउट ऑफ 10 इन दिस। आप लोगों को ये 10 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं ऑब्जेक्टिव के। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 11 to 15 क्वेश्चंस किसके आते हैं बच्चों, फिलिप्स के। तो फिलिप्स के कर लेते हैं फटाफट से फटाफट क्वेश्चंस अपन। ओके, लाइन, एक सेकेंड बच्चों, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। बच्चों एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इज कॉल्ड, यू कैन राइट द डायरेक्ट आंसर, यू डोंट हैव टू गिव रीजन। सो बच्चों आप डायरेक्ट लिखोगे, आंसर क्या होगा, सीकेंट। वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोला जाता है, सीकेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों एक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² - 2x। अब बोल रखा है 2 इसका जीरो है, तो 2 इसका जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 इसका जीरो है तो 2 पे इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। आपको बोला a की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो दैट इज 4a - 4 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू 4a इज इक्वल टू 4। तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 1। a कितना आ जाएगा, 1। देन द वैल्यू ऑफ a इज 1। आंसर क्या आएगा किड्स अपने पास, 1। एनी डाउट, किसी को भी कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, बच्चों देखो अब अपन ने लास्ट क्लास में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा देखा था इसका, बट उसमें ऐसा देखो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा था। अब देखो यहाँ पर जो है ना, वहां पर दे रखा था ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर डैश टू ईच अदर, तो वहां पर नहीं समझ में आ रहा था कि कौन कॉन्ग्रेंट सिमिलर क्या लिखूं, और दिया भी नहीं था। बट यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा ऑल स्क्वायर्स आर, कॉन्ग्रेंट होगा कि सिमिलर होगा, बस डायरेक्ट लिखना है कि सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, कॉन्ग्रेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ऑब्वियसली सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जरूरत हो ना कि सारे स्क्वायर की साइज सेम ही हो, तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर, जबकि वहां पर कंफ्यूज होता हो, तो इसलिए बेसिक का पेपर थोड़ा सा इजी रहता है स्टैंडर्ड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ द रेडिया ऑफ द 2 स्फेयर्स, बच्चों आपको 2 स्फेयर्स दे रखी हैं, R1 और R2 मान लेते हैं दोनों का रेडियस, उनका रेशियो दे रखा है 2:3। द रेडिया ऑफ द 2 स्फेयर्स, 2 स्फेयर्स है, पहला स्फेयर है बच्चों जिसका रेडियस R1 है, सेकंड वाले का R2 है, उनका रेडियस दे रखा है 2:3। मुझे उनके रेस्पेक्टिव वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, मुझे निकालना है मान लो V1:V2। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई R³ दैट इज R1³, 4/3 पाई R2³, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर अपने पास आएगा R1/R2 का होल क्यूब। Now you can see R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 2/3। So this is 2/3 का होल क्यूब। This will give you 8:27। तो उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, 8:27। बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 स्फेयर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है अपन ने बस।
क्लियर? नेक्स्ट 15 कर लेते हैं. इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 0 देन द पॉइंट पी क्यू आर. बच्चों अगर एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 होता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर. डायरेक्ट लिख लो बस, पॉइंट्स आर पी क्यू आर कोलिनियर. ठीक है, तो जब भी बच्चों क्या होगा, अगर आप लोगों का एरिया 0 होता है तो पॉइंट्स कैसे होते हैं? कोलिनियर. किसी को भी कोई डाउट है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, एक सेकेंड. ओके, सो बच्चों अपन आ जाते हैं 16 to 20 क्वेश्चंस पे. दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाले हैं ये. इन द फिगर 2, ये फिगर दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर AC, ये AC टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट B, इस पॉइंट के टॉप का इस टावर के इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है बच्चों? 60 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है. व्हाट आई हैव टू फाइंड इज AB. बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, सब कुछ देखो फिगर पे अपन को ड्रॉ करके दे रखा है इसके अंदर. ठीक है, दिस इज ABC, दिस इज 60 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये 20 मीटर दे रखा है और आपसे बोल रखा है AB फाइंड आउट करो. तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया. ये क्या हो गया? बेस. परपेंडिकुलर और बेस में क्या लगता है? 1060. 1060 इज परपेंडिकुलर, दैट इज 20 अपॉन AB. किड्स 1060 की वैल्यू जो होती है वो अपने पास होती है √3. दिस इज 20 बाई AB. ओके, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 20 बाय √3. ये पूछा था अपन से. ठीक है, बट आपको आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, याद है ना, हमेशा रैशनलाइज करके ही आंसर देना है. सो आंसर कितना आएगा? 20 √3 बाय 3. ठीक है किड्स, आंसर इज 20 √3 बाय 3. तो AB, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस पॉइंट की डिस्टेंस टावर के फुट से कितनी थी? AB, विच इज 20 √3 बाय 3. किड्स किसी को भी कोई भी डाउट है पूछ सकते हो आप लोग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. इसमें और वाले पार्ट हैं, देख लो, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे अगर ये वाला करना है बच्चों तो ये है 10 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री. वैसे ये हटा दिया गया है सिलेबस में से, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों. ठीक है, इन दोनों का सम कितना है? 90. तो किसी भी एक को चेंज करेंगे. 10 किस में चेंज होता है किड्स? कॉट में. इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि 10 थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट 90 माइनस थीटा के. और ये 10 50 डिग्री है इसी. सो दिस इज कॉट 50 डिग्री इंटू दिस इज 10 50 डिग्री. ठीक है बच्चों, अब कॉट 50 इंटू 10 50, आंसर कितना आएगा? 1. कॉट 50 इंटू 10 50 कितना होता है बच्चों? कॉट थीटा इंटू 10 थीटा कितना होता है? 1. तो आंसर आ गया डायरेक्ट 1. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अगर ये नहीं आता है तो ये वाला करके देख लो बच्चों. वैसे फर्स्ट वाला ही ज्यादा इजी था. कॉस A जो है वो साइन 45 के 42 के इक्वल है. अब कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 42 बोल सकते हैं इसको. ओके, नाउ किड्स देखो, ये इनका एंगल भी सेम होगा अगर फंक्शन सेम है तो 90 माइनस A किसके इक्वल होगा? 42 डिग्री के. तो A आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री विच इज 48 डिग्री. ओके, तो बच्चों आपसे क्या बोला गया था? फाइंड द वैल्यू ऑफ A. तो A कितना आ जाएगा? 48 डिग्री. क्लियर? यू कैन अटेम्प्ट एनी वन. लाइक फर्स्ट वाला ज्यादा इजी था तो फर्स्ट वाला कर लो. अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं लग रहा है तो सेकंड पार्ट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन फ्रॉम द बोथ. नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न दोनों का सेम आता है, स्टैंडर्ड एंड उसमें बेसिक का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. एक कॉइन है जिसको 2 बार टॉस किया गया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स. तो बच्चों इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सैंपल स्पेस. 2 बार अगर कॉइन को ट्वाइस अगर अपन कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है? दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है,
ठीक है बच्चों, या फिर टेल हेड हो सकता है या फिर टेल टेल हो सकता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों पे क्या आना चाहिए, दोनों पे हेड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी ऑफ ए मान लेते हैं, तो उसके दोनों पे हेड आने के चांसेस कितने, एक ही, और टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। तो कितना इजी क्वेश्चन है। अब यही टाइप का क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड में आएगा तो पूछा जाएगा बच्चों एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, बस उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बच्चों एक कोन है, ठीक है, ये कोन दे रखा है, इस कोन की मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, और गिवन है कि इसका जो रेडियस है बच्चों वो 5 है और इसकी स्लांट हाइट है 13। तो देखो कितना इजी से क्वेश्चन दे दिया अपन को, डायरेक्ट सब कुछ दे रखा है। ये परपेंडिकुलर होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं कि 13 स्क्वायर कितना होगा बच्चों, h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25। इस 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो बच्चों h की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट निकालनी थी, तो हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। सो यू कैन से हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। क्योंकि डायरेक्ट आपको रेडियस दे रखा था, आपको स्लांट हाइट दे ही रखी थी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में हाइट पूछा गया था। ठीक है बच्चों, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बस इसमें बहुत अच्छी चीज है कि बेसिक वाले में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूलाज ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें भी बच्चों दो हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये एपी में है। ठीक है, सो पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं कि -6x और 8 जो है ये एपी में है। तो बच्चों अगर एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज x ऑफ -x इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा, ये होगा। सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x प्लस 6 जो होगा वो 8 माइनस एक्स के इक्वल होगा। सो यहाँ से 2x की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी, तो x आ जाएगा आपके पास 1। बहुत इजीली हो गया। क्या लगाया आपने, कॉमन डिफरेंस से किया है, ज्यादा आपको कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बच्चों ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। ये एपी में दे रखा है -27 -22 -17 -12। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है -27, डी की वैल्यू है बच्चों -22 माइनस ऑफ -27। सो ये -22 प्लस 27 आपके पास 5 आ जाएगा। आपसे क्या बोला गया है, 11th टर्म निकालो। सो A11 किसके इक्वल होता है, a प्लस 10 डी के। a is -27 plus 10 times of 5 that is -27 plus 50 which will give you बच्चों 23। कितना आ जाएगा, 23। तो 11th टर्म कौन सी हो गई किड्स अपने पास, 23। पहले तो अपन को फर्स्ट पार्ट में तो x निकालना था, इस पार्ट में 11 टर्म निकालनी थी। तो देखो आप लोगों ने देखा सेक्शन ई के 20 क्वेश्चंस इतने इजी हैं बच्चों कि आपने अगर सिर्फ कंसेप्ट भी पढ़ लिया तो 20 मार्क्स तो आपके बहुत इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन ए में किसी को कोई डाउट, सेक्शन बी कर लेते हैं फटाफट से बच्चों। सो सेक्शन बी जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 21 से 26 वाले जो क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, तो कितने हो गए 12 मार्क्स का। ठीक है, 12 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। ठीक है, सेक्शन ए कितने मार्क्स का था बच्चों, 20 मार्क्स का। सेक्शन ए भी अपन ने देखा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के थे, इसमें 6 क्वेश्चन जो है बच्चों कितने मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के। तो सेक्शन बी अटेम्प्ट सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से अपन लोग। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे दे रखी है 3x स्क्वायर -4 √3x + 4 = 0। बच्चों अब आपको इसके रूट्स निकालने हैं।
Now you can apply any method. If you want to apply middle term splitting, you can apply. If you want to apply quadratic formula, you can apply. जो easy लगे वो apply कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर mention नहीं है. ठीक है, तो बच्चों मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ. क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, सो माइनस ऑफ माइनस 4√3 बी की वैल्यू प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, 2a मतलब 2 इंटू 3. किड्स यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 4√3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस c, ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 अपने पास 48 आ जाएगा, माइनस अगेन 16 इंटू 3 ये भी 48 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा 6. तो बच्चों ये तो जीरो हो गया. जीरो हो गया तो कितना बचा? 4√3/6. क्योंकि प्लस माइनस जीरो करूंगी तो 4√3/6 ही आएगा. तो यहाँ से कितना आएगा? 2√3/3. ठीक है, तो आपके रूट्स कितने आ जाएंगे? आपके अगर रूट्स निकालने हैं अपन को बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड. तो रूट्स कितने आ जाएंगे? बोथ रूट्स इक्वल होंगे और दोनों किसके इक्वल होंगे? 2√3/3, 2√3/3. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√3, क्योंकि रूट्स बोला है तो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो होते हैं. तो जब भी आपका d इज इक्वल टू 0 होता है तो वैसे भी बच्चों किससे रूट्स आते हैं? इक्वल रूट्स आते हैं. इक्वल रूट्स हो गए दोनों, क्योंकि मैं अगर प्लस 0 करूंगी तो भी 2√3/3 आएगा, माइनस 0 करूंगी तो भी 2√3/3 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. ठीक है, ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड में भी आया था. 6 की पावर n की जगह उन्होंने 12 की पावर n दिया था बस. चेक वेदर 6 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0. ठीक है बच्चों, चेक करना है कि 6 की पावर n जो है एंड्स होगा डिजिट 0 से तो नहीं होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो किड्स कैसे लिखेंगे 6 की पावर n? 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 होल पावर n. ये आ जाएगा 2 की पावर n, 3 की पावर n. तो बस आपको लैंग्वेज में लिखना है एज 6 की पावर n contains 2 as prime factor but not 5. बच्चों कोई भी नंबर 0 से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, बट 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है. सो अपन बोलेंगे 8 दे, यहाँ पर लिख देते हैं, एक सेकेंड. तो क्या लिखेंगे बच्चों? देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. मतलब ये कभी भी, ये 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, चाहे n की वैल्यू में 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 150 एंड 200. तो बच्चों पहले तो 150 को कैसे लिखेंगे? 150 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा. 200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड एलसीएम. एलसीएम क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. अब 2 और 2 की पावर 3 में से हाईएस्ट कौन सा है? 2 की पावर 3. ये 3 की पावर 1 है, बस हाईएस्ट ही है, और यहाँ से 5 की पावर 2. तो ये एलसीएम आ जाएगा. दिस इज 8 इंटू 3 इंटू 25. ठीक है, ये हो गया बच्चों आपके पास 40 एंड 200 इंटू 3 विच इज 600. तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का? 600, क्योंकि 150 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और जो अपन को हाईएस्ट पावर्स अपन ने निकाली, उससे अपन को क्या मिल गया बच्चों? इसका एलसीएम. फटाफट से नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं. 10a प्लस बी रूट 3 के इक्वल है.
10a+b बच्चों जो है वो √3 के इक्वल है, ठीक है। तो पहले तो इधर अगर 10 फंक्शन है तो √3 के केस में भी यहाँ पर भी 10 फंक्शन होना चाहिए। तो √3 10 में कब आता है बच्चों? 60 डिग्री पे, तो 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बोल सकते हो कि a+b जो होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक इक्वेशन मिल गई। क्या किया मैंने? ये इक्वेशन ली, √3 देखा, √3 10 में कब आता है? 60 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों, इस वाले इक्वेशन से आपको दे रखा है कि 10a-b 1/√3 है। बच्चों अगर इस साइड 10 है तो RHS में भी 10 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ 10a-b √3 को अपन क्या बोल सकते हैं किड्स? 10 में अपन √3 10 30 बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी कि a-b आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मुझे a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन थी a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों कैंसिल आउट होकर आप बोल सकते हो कि 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो किड्स यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। a मिल गया। अब आपको b निकालना है। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री माइनस b पुट करूंगी इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 15 डिग्री। a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 डिग्री। तो यहाँ से अपन को a और b दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने कुछ नहीं किया है, 10a+b √3 था, 10a-b, उसके अपन ने दो इक्वेशन बनाई, अपन ने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को भी कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी सेक्शन बी चल रहा है बच्चों अपना, ठीक है। इन द फिगर 3 ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर शोन। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इसमें AB की वैल्यू बच्चों 3 है, BC की वैल्यू 6 है, AC की वैल्यू 2√3 है, एंगल A दे रखा है, एंगल B दे रखा है, ठीक है। ये अपन को XYZ दे रखा है, XY दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। मुझे एंगल Y फाइंड आउट करना है। सो किड सबसे पहले तो देखो कि अब आपको पता है कि अपने 10th क्लास में एक ही चैप्टर में ट्राइंगल्स के रिलेटेड सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर देखते हैं। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल की बात चल रही है यहाँ पर? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ। अब देखो देखो क्या इनका रेशियो इक्वल है क्या बच्चों? 2√3 को 4√3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी √1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो देखो आप लोग यहाँ से बोल सकते हो कि AB का किसके साथ लेंगे बच्चों? XZ के साथ। AB अपॉन XZ इज इक्वल टू BC अपॉन YZ इज इक्वल टू AC के साथ। एक सेकेंड बच्चों, अपन ने क्या लिया है? हाँ, इसके साथ तो अपन ने ये वाली लाइन ले ली, एंड AC के साथ क्या लेंगे बच्चों? XY। ये रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। SSS क्राइटेरिया अपन पढ़ चुके हैं कि दो ट्राइंगल का अगर साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो AB के रेस्पेक्ट में कौन सा है? XZ, BC के रेस्पेक्ट में है YZ, ठीक है। तो बच्चों इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? XZY लिख सकते हैं। देखो ये XZ और BC के रेस्पेक्ट में YZ एंड AC के रेस्पेक्ट में XY हो गया। सो नाउ यू कैन से कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल XZY के। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा। क्या मैं XZY लिखूं, क्या मैं XYZ लिखूं, ये चीज सिमिलैरिटी में सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ है तो आपको एंगल Y निकालना है, तो एंगल Y किसके इक्वल होगा बच्चों? एंगल C के। एंगल Y किसके इक्वल होगा? एंगल C के। तो एंगल C तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? ये 80, ये 60, तो दोनों हो गया 140, तो ये आ गया 40। तो आपका एंगल Y भी कितना आ जाएगा बच्चों? 40 डिग्री। एंगल Y कितना आ गया किड्स? 40 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल Y ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. See, 14 defective bulbs are accidentally mixed with 98 good ones. 14 defective bulbs गलती से मिक्स हो गए 98 good ones से. It is not possible to just look out the bulb and tell whether it is a defective or not. अपन देखकर नहीं बता सकते कि बल्ब डिफेक्टिव है कि नहीं है. अब एक बल्ब अपन ने रेंडमली निकाल दिया. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द बल्ब टेकन आउट इज अ गुड वन. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो टोटल बल्ब्स देख लेते हैं कितने थे. टोटल बल्ब्स कितने थे? डिफेक्टिव तो 14 थे, गुड वन 98 थे, तो टोटल बल्ब्स हो गए अपने पास 112. ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वन की, मतलब अच्छे वाले बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, तो गुड वन बल्ब्स कितने थे? 98. टोटल बल्ब्स कितने थे? 112. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 98/112. आप इसको कैंसिल आउट कर लो. कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है किड्स? ये 7 के टेबल में कैंसिल आउट कर लें. 14/16 और 2 के टेबल में 7/8. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 7/8. ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था 14 डिफेक्टिव है, 98 गुड है. दोनों को ऐड करेंगे 112 आ गया. अब रेंडमली अपन कोई भी बल्ब निकाल रहे हैं तो मुझे बताना है कि वो गुड वन होना चाहिए, तो 98/112 हो जाएगा. तो 14/16 दैट इज 7/8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. यू हैव टू फाइंड द मीन. अच्छा बच्चों, अब मीन निकालना है. मीन निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. जो भी मेथड बच्चों आपको इजी लग रहा है, डायरेक्ट या फिर अज्यूम मीन मेथड, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लीजिए. देखो आपको क्या दे रखा है बच्चों? क्लास. आपको चाहिए क्या होता है? xi. आपको चाहिए होता है fi और चाहिए होता है fi xi. मैं डायरेक्ट मेथड लगा रही हूँ किड्स क्योंकि मेंशन नहीं है. तो 5 to 15 थी क्लास, 15 to 25. ठीक है, देन 25 to 35 एंड देन 35 to 45. अब सबसे पहले आपको निकालना है इसके अंदर xi. xi क्या होता है बच्चों? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. xi क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 15 प्लस 5/2, 20/2 इज 10. 25 प्लस 15, 40/2 इज 20. यहाँ से आएगा 30, यहाँ से आ जाएगा 40. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी दे रखी है? 2, 4, 3 और 1. अब निकालते हैं fi xi. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 90 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज मीन. मीन होता है x बार. x बार का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? समेशन fi xi I is equal to 1 to n and then summation fi, that is I is equal to 1 to n. तो पहले तो समेशन और fi करोगे, इन सबका सम आएगा बच्चों 7, 8, 9, 10 आ जाएगा. यहाँ से ये हो गया अपने पास 200. यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों? 230. ठीक है, सो मीन कितना आ जाएगा? 230/10 विच इज 23. तो देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी बेसिक वाले में. इजी से क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते बेसिक वाले में बच्चों. ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दी जाएंगी, नहीं. ठीक है, कैलकुलेशन इजी होगी, आप इजीली कर सकते हो उन क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नहीं बच्चों, 26 का ही और वाला पार्ट है. अब इसमें बोल रखा था मॉड निकालना है. या तो आप मीन निकालने वाला क्वेश्चन कर लो बच्चों, या फिर आप मोड निकालने वाला क्वेश्चन करो. अब मेरे हिसाब से तो मीन ज्यादा इजी था, बट स्टिल आपको अगर मोड निकालने वाले से करना है तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देती हूँ आप लोगों के सामने. अभी देखो बच्चों, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. बच्चों अब क्या होता है? F1 F0 क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो देखो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है. इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो ये तो आपकी हो गई मॉडल क्लास. ये कौन सी क्लास हो गई बच्चों? मॉडल क्लास. ठीक है, तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1. इसकी पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है F0 और इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है F2. लाइन से याद करना है, F0, F1, F2. ठीक है, तो जो मॉडल क्लास है उसकी तो फ्रीक्वेंसी होगी F1. L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 400.
F1 की वैल्यू है 25, F2 की वैल्यू है बच्चों यहाँ से 21, ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज ट्वाइस ऑफ 25 माइनस 21, और F2 की वैल्यू है 19, और H क्या होता है बच्चों, क्लास साइज, विच इज कितना है यहाँ पे 200. सो दिस विल गिव यू 400 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 40 हो जाएगा बच्चों ये, तो यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 40 अपने पास 10 हो जाएगा, इनटू क्या है 200, कैंसिल आउट हो गया. सो 400 प्लस 80, तो बच्चों मॉड कितना आ जाएगा 480. तो आप लोग देख सकते हैं कि कैलकुलेशन जो बेसिक में आती है ना बहुत इजी आती है. अब स्टैंडर्ड में भी जो बच्चों मीन का क्वेश्चन था, मीडियन का क्वेश्चन था, उसमें जो आंसर्स आ रहे थे वो डेसिमल में आंसर्स आ रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हाई होती है. मतलब हाई क्या बच्चों, डेसिमल में क्वेश्चन होगा, इसमें डायरेक्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है बेसिक और स्टैंडर्ड में. एनी डाउट? सेक्शन बी समझ में आ गया सबको बच्चों? ये अपन ने कर लिया सेक्शन बी. अब अपन आ जाते हैं बच्चों सेक्शन सी पे. सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 27 से 34 जो होते हैं वो 3 मार्क्स ईच होते हैं. टोटल किड्स इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं. टोटल कितने होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया 24 मार्क्स का ये सेक्शन सी. सो स्टार्टिंग के तो 20 मार्क्स बहुत इजी थे, 12 मार्क्स भी बहुत इजी थे बच्चों. 32 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है, क्योंकि सेक्शन ए सेक्शन बी बहुत इजी आता है. अब सेक्शन सी भी बता देती हूँ बच्चों किस तरीके से आएगा. सी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है अपन ने ABCD, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को. एक सेकेंड रुकिए बच्चों, देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है अपन ने ABCD. ये क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब सर्कल के बाहर है, मतलब सर्कल इसके अंदर है बच्चों, इस तरह से. ठीक है, ओके. ABCD क्वाड्रिलेटरल था, कहीं पर भी नाम दे दो AB, ये ऑल वैसे भी स्टैंडर्ड में भी आ चुका है. ABCD था. अब आपको आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. सेम क्वेश्चन बच्चों स्टैंडर्ड में आया हुआ है. कैसे करेंगे, बहुत इजीली कर सकते हैं. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. तो बच्चों A पॉइंट से ये AS जो है वो AP के इक्वल होगी. AP जो होगा वो AS के इक्वल होगा. इसका रीजन अपन बोल सकते हैं, वो सेकंड थ्योरम अपन ने पढ़ी थी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन, ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, मैंने स्टैंडर्ड में बोला था ये चीज. ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है बच्चों, ठीक है. तो APS के इक्वल हो जाएगा. ऐसे ही BP वाली लेंथ जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगी. BP किसके इक्वल हो जाएगी, BQ के. ये RC वाली लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, RC जो होगा वो CQ के इक्वल होगा. एंड ये DR जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, DS के. नाउ आपको ये चारों इक्वेशन को ऐड करना है. एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4. ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR इज इक्वल टू कितना आएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. अब AP प्लस BP जो है, ये AP प्लस BP किसके इक्वल हो गया, AB के. RC प्लस DR ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, RC प्लस DR किसके इक्वल हो गया, DC के. ऐसे ही AS प्लस DS, ये AS और ये DS दोनों मिलाकर किसके इक्वल हो जाएगा, AD के. एंड दीज टू BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ किसके इक्वल हो गया बच्चों, BC के. यही प्रूव करना था कि AB प्लस CD किसके इक्वल है, AD प्लस BC के. एंड प्रूव्ड. ठीक है, सेम क्वेश्चन बच्चों स्टैंडर्ड में आया हुआ है, 3 मार्क्स में आया हुआ है स्टैंडर्ड में, और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के दो पार्ट्स हैं बच्चों. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. ठीक है, अब दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस, पहले वाले का सोल्यूशन बता रही हूँ बच्चों मैं फर्स्ट, पहले फिर नेक्स्ट वाला बाद में कर लेंगे. दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 26 है. मान लो लेट द नंबर्स बी, बच्चों इस तरीके से लिख कर आना है, ध्यान रखना ना. लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई. मान लेते हैं दो नंबर्स एक्स एंड वाई. अब दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है. एंड द लार्जर नंबर एक्सीड थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर. बच्चों अपन ने इसमें y को छोटा माना है, x को बड़ा माना है. लार्जर नंबर दैट इज x एक्सीड्स थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज 3y बाय 4. ये नंबर जो है इससे 4 ज्यादा है. बच्चों इसमें 4 ऐड करूंगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. ये इक्वेशन नंबर 1 थी. इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. सॉल्व कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, एक है x माइनस y इज इक्वल टू 26. साइन चेंज कर देते बच्चों, माइनस प्लस माइनस, दिस इज माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 22. दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू 11. ठीक है, अब y इज इक्वल टू 11 अगेन यहाँ पर पुट कर लेंगे तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 26. तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 37. अब आपसे क्या बोला गया था, फाइंड द नंबर्स. तो नंबर्स कौन कौन से हो गए, 11 एंड 37. नंबर्स कौन कौन से हो गए बच्चों अपने पास, 11 एंड 37. ओके, सो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है तो देखो पेपर मतलब सीबीएसई वालों ने कितनी अच्छी कंडीशन दे रखी है कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है तो बच्चों इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है तो वो आप लोग इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फटाफट से पहले इसको नोट डाउन कर लो. इसमें अपन ने माना था बच्चों की x जो है वो y से बड़ा है. लार्जर कौन सा था x एंड स्मॉलर कौन सा था y. ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर इसी का ये सेकंड पार्ट आता है, ये वाला करना है सॉल्व फॉर x एंड y, तो इसके अंदर क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 अपॉन x को अपन u मान लेते हैं, 1 अपॉन y को अपन v मान लेते हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला क्वेश्चन है तो बच्चों ये 3u 2u प्लस 3v हो जाएगा. ठीक है, गिव मी 1 मिनट, यहाँ पर एक मिसिंग है बच्चों, 1 मिनट, ये 1 सेकेंड रुकिए. ये इक्वल टू 13 है बच्चों यहाँ पर. ठीक है, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 13. ओके, और ये सेकेंड इक्वेशन कैसे बन जाएगी बच्चों, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, अब बच्चों क्या करना है आप लोगों को, दोनों इक्वेशन बन गए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में. कुछ नहीं करो, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आप लोग जैसे मैं v को सेम कर रही हूँ, आप चाहो तो u को भी सेम कर सकते हैं. तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8u प्लस 12v इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 52. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u माइनस 12v इज इक्वल टू माइनस का 6. नाउ यू कैन सी 12v माइनस 12v तो 0 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हो गया अपने पास 23u इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से आएगा 46. तो u की वैल्यू आ जाएगी 2. u कितना आ गया किड्स अपने पास, 2. अब u की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में तो 2 इंटू 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 13. तो 3v इज इक्वल टू 13 माइनस 4, यहाँ से आएगा 9. बच्चों v की वैल्यू आ जाएगी 3. ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉल्व फॉर x एंड y. तो x निकालना है तो u अगर 2 है तो 1 अपॉन x 2 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू बच्चों 1/2 आ जाएगी. एंड 1 अपॉन y जो है v के इक्वल है तो 1 अपॉन y 3 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी. तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 1/2 एंड y की वैल्यू मिल गई बच्चों 1/3. तो इस तरीके से अपन x एंड y फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम्स इजी लग रही है तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन करो, वरना इक्वेशन वाला भी कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। लेट क्या करना है बच्चों, लेट अस अज्यूम, अपन इसको कौन से मेथड से करते हैं, हमेशा याद है आप लोगों को, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से ही करते हैं अपन को जब भी करना होता है। तो इसके अंदर अपन मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। बच्चों जिनको भी क्वेश्चन नहीं आता है उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। तो अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो रूट 3 को अपन a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है किड्स, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन होती है अपने पास कि वेयर a एंड b आर को प्राइम। a एंड b क्या होने चाहिए बच्चों, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है। सो किड्स यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रूट 3 b के। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर हो जाएगा। 3 को नीचे भेज देंगे तो बच्चों a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, b स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो एक इंटीजर वैल्यू मिली है अपन को। तो यहाँ से अपन बोलेंगे, आई एम राइटिंग ओवर हियर, 3 डिवाइड्स, 3 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा b स्क्वायर को, तो वी कैन से 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो b को b डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब लेट कर लेते हैं कि मतलब b जो होगा अपना 3 का मल्टीपल होगा, 3c ले लेते हैं। ठीक है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर नहीं बच्चों, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने गलती कर दी, b को नहीं, यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर। 3 डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चों, a स्क्वायर देन a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 3c हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू 3c यहाँ पर पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आएगा 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। दिस विल गिव यू 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। कैंसिल आउट करके अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो c स्क्वायर जो होगा वो b स्क्वायर बाय 3 आएगा। मतलब ये अगेन इसको डिवाइड कर रहा है, तभी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू c मिल रही है। अगेन वी से 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो बच्चों 3 डिवाइड करेगा b को भी। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन थी a इक्वेशन, यहाँ पर एक इक्वेशन थी b वाली। ठीक है, अपना a इक्वेशन में आ रहा था कि 3 डिवाइड्स a, 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है यहाँ से, और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर 3 कॉमन फैक्टर है a एंड b का, तो a और b को प्राइम नहीं हो सकते। बट आई डोंट हैव स्पेस, आपको लिखना है देयरफॉर a एंड b कैन नॉट बी को प्राइम एंड हेंस आर कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन। ये अपने अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स रूट 3 एक रैशनल नहीं है। रूट अपन ने तो रैशनल माना था बच्चों की, रूट 3 एक रैशनल है। बट यहाँ से अगर अपन देख रहे हैं कि a और b को प्राइम नहीं आ रहे हैं, अपन ने माना था a और b को प्राइम है। ठीक है, तो ये अपन को अजम्पशन अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो अपन ये बोल सकते हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। किसी को कोई डाउट है? Next question number 30. Krishna has an apple orchard which has 10 meter into 10 meter size garden, 3 garden attached to it. She divides 10 into 10 grid and puts soil and manure in it. She grows a lemon at A, coriander plant at B, onion plant at C, tomato plant at D. Her husband Ram praised her kitchen garden and points out on joining ABCD. वो बोलता है कि ABCD को ज्वाइन करो. They may form a parallelogram. Look at the figure below carefully and answer the following questions. ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये ABCD पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया गया है। NCERT का क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को याद हो तो सबको। अब ये बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, दे मे फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो मुझे 10/10 ग्रिड्स के ये क्वेश्चंस के आंसर देना है। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ABCD। अब A के कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है बच्चों, x का 2, y का 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 2,2। B में x का कितना है 5, y का कितना है 4, तो 5,4। C में x का कितना है 7,
एंड y का कितना है 7, तो ये 7,7। इसमें x का कितना है 4 और y का है 5। तो ABCD के कोऑर्डिनेट्स निकल गए बच्चों। आप लोग लिख सकते हो कि A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,7 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फाइंड वेदर ABCD इज अ पैरेललोग्राम और नॉट। अब मुझे पता करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है कि नहीं। बच्चों अगर ABCD पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले निकालना है AB निकाल लेते हैं। AB कितना होगा x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों 3 का स्क्वायर होता है अपने पास यहाँ पर 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा √13। ठीक है, नाउ टेक आउट BC। अब यहाँ से इसमें से इसको माइनस करना है B और C के लिए, तो कितना आएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, दिस इज 3 स्क्वायर दैट इज 9, अगेन दिस इज √13। ठीक है, अब आप CD निकाल लो। CD निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज 3 स्क्वायर दैट इज 9, 2 स्क्वायर दैट इज 4, अगेन √13 आ गया। AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, CD निकाल दिया, DA निकाल लो। ये दोनों साइड्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये अगेन 4 प्लस 9 बच्चों √13 आएगा। चारों साइड्स इक्वल हो गई। चारों साइड्स आप लोग बोल सकते हैं कि AB जो है वो BC के इक्वल है, CD के इक्वल है, DA के इक्वल है, तो एक रोम्बस होगा, और रोम्बस होगा तो हाँ भाई ये पैरेललोग्राम होगा। यस, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं बच्चों। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, तो ये एक रोम्बस हो जाएगा, मतलब एक रोम्बस है तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों ये। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP इज 1050। बच्चों मुझे दे रखा है S14 जो है वो 1050 है, और फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 10 दे रखा है। मुझे 21st टर्म निकालनी है। अब 21st टर्म निकालनी है A21, तो इसके लिए किसकी जरूरत है A प्लस 20D होता है। तो बच्चों A तो मुझे दे रखा है, तो इसके लिए किसकी जरूरत है D की। मतलब आपको क्या निकालना है D। अगर D निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब S14 का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1050। ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 7 टाइम्स ऑफ 20 प्लस ये आ जाएगा 13D इज इक्वल टू 1050। दिस इज 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 1050 बाय 7। ये आएगा 150 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20 कितना आएगा 130, तो D की वैल्यू आ जाएगी 10। D कितना आ गया बच्चों आपके पास 10। मैंने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है अभी तक, सम का फॉर्मूला लगाया है SN का और AN का। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 10 टाइम्स ऑफ 20 और ये D की वैल्यू आ गई 10। दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 200, तो ये आ जाएगा बच्चों 210। तो A21 21st टर्म जो होगी वो कौन सी होगी 210। एनी डाउट? फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, ये वही चीज हो गई, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड में भी आया है।
देखो अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल आता है तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेना, सर्कल का कंस्ट्रक्शन आता है बच्चों तो सर्कल वाला क्वेश्चन कर लेना। 3 क्वेश्चंस आएंगे, या तो लाइन सेगमेंट का, या ट्राइंगल का, या सर्कल का। आई डोंट हैव अ इंस्ट्रूमेंट्स राइट नाउ कि मेरे पास अभी कंपास वम्पास यहाँ पर अभी ड्रॉ नहीं कर सकते बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ। जब मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगी आई विल लेट यू नो, बट आपको ध्यान रखना है चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, आपको ट्राइंगल और सर्कल में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चॉइस दी हुई होगी। एक क्वेश्चन ट्राइंगल का आएगा, एक क्वेश्चन सर्कल का आएगा, दोनों में चॉइस दी हुई होगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है, या फिर लाइन वाले में दी हुई होगी। वैसे चांसेस आपके ट्राइंगल या सर्कल वाले के ही है। नेक्स्ट कर लेते हैं 33। प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है, तो इसका LHS ले लेते हैं बच्चों। LHS है कॉसेक A माइनस साइन A, और यहाँ पर है अपने पास सेक A माइनस कॉस A। पहले इसका LHS सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, फिर RHS देख लेंगे। RHS लेकर आना है अपन को, LHS को RHS के इक्वल लेना है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन जब भी आएगा किड्स, आपको साइन कॉस में चेंज करके करना है। मोस्टली क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करके हो जाता है। जैसे कॉसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन है, ठीक है, और ये माइनस साइन A है इसे, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है, ये माइनस कॉस A है। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम आएगा कॉस है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब आप आइडेंटिटी लगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय साइन है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड बाय कॉस है। बच्चों एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस ए से कॉस ए, तो आपके पास आंसर आएगा कॉस ए साइन ए। बट अगर मैं देखूं तो मेरा RHS तो अलग है, तो कुछ मत करो बच्चों, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो RHS को भी सॉल्व कर लो। तो RHS था 1 अपॉन 10A प्लस कॉट ए। अब आपको आंसर चाहिए साइन और कॉस में, तो इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर लो। ये आ जाएगा साइन A डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस A डिवाइडेड बाय साइन ए। ओके किड्स, नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए साइन ए, तो ये से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये रेसिप्रोकल होकर आपका आंसर आएगा कॉस ए साइन ए। तो अब देखो RHS की वैल्यू है कॉस ए साइन ए, LHS की वैल्यू है कॉस ए साइन ए, दोनों इक्वल हो गए। आप लोग बोल सकते हैं कि LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के, हेंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था कि LHS किसके इक्वल है, RHS के। कोई डाउट है किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इन द फिगर 4 AB एंड CD, ये AB और CD दो डायमीटर्स दे रखे हैं जिनका सेंटर दे रखा है बच्चों O, और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सेम क्वेश्चन NCERT में और मैंने भी करवा रखा है आपको। OD जो है, ये लाइन OD, ये डायमीटर है बच्चों किसका, ये डायमीटर दे रखा है अपन को स्मॉलर वाले सर्कल का। दिस वन इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अगर आपको बोल रखा है ये 7 है, तो किड्स ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे रेडियस हैं, O सेंटर था। तो मुझे शेडेड एरिया निकालना है। अब शेडेड एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके अंदर और वाला क्वेश्चन भी बताऊंगी अभी। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन में क्या क्या है बच्चों, एक तो छोटा वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल दैट इज एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, प्लस ये वाला शेडेड एरिया है। अब ये जो है ये एक सेगमेंट बन रहा है, ये एक क्या बन रहा है बच्चों, सेगमेंट, और ये भी एक सेगमेंट बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कौन कौन सा हो गया, ये AC सेगमेंट हो गया है ना, और ये सेगमेंट हो गया अपने पास BC। दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों आप लोगों को। ओके एक सेकेंड रुकिए आप लोग ना, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चों कि ये वाला जो सेमी सर्कल है, ये वाला सेमी सर्कल दिख रहा है, ये वाले सेमी सर्कल में से ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो भी मुझे मिल जाएगा।
तो अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों सेगमेंट का एरिया निकाल लो, दोनों सेगमेंट का एरिया निकाल लो बच्चों, दो सेगमेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, या इस तरीके से कर लो। तो स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना होता है भाई, थीटा सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7। अब इसका डायमीटर अगर 7 है तो इसका रेडियस कितना होगा भाई, 7/2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 इंटू 7, माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये बेस तो हो गया 14, हाइट हो गई 7, तो हाफ ऑफ 14 इंटू 7। बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 77/2। ये इससे 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 77 माइनस ये 7 टाइम्स, यहाँ पर आएगा 49। ठीक है, सॉल्व कर लेना बच्चों, अराउंड 133/2 आ रहा होगा, देखो 77 ये आ गया, हाँ तो ये समथिंग आ रहा होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सबको क्या करना है, बस शेडेड एरिया निकालने के लिए बोला था अपन को। तो दो मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन। ठीक है, इसी का और वाला पार्ट भी बता देती हूँ। ABCD स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है बच्चों 7, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अ सर्कल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर, एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है अपन ने, मुझे शेडेड एरिया निकालना है। अब किड्स अपन को अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि शेडेड रीजन जो है वो क्या है, सर्कल में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का रेडियस तो नहीं दे रखा बच्चों, स्क्वायर 90 डिग्री बनाता है, तो ये सेमी सर्कल हो गया, ये डायमीटर का काम कर रहा होगा, मतलब दिस इज अ डायमीटर। तो डीबी तो अपन इजीली निकाल सकते हैं ना किड्स, डीबी कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का रूट ओवर, तो यहाँ से आएगा अपने पास 7√2। ठीक है, तो डीबी आ गया अपने पास 7√2, डायमीटर आ गया 7√2, एरिया निकाल सकते हैं आप। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये बच्चों क्या है, डायमीटर है। रेडियस कितना होगा इसका, हाफ 7√2/2, 7√2/2, और स्क्वायर का एरिया तो आपको पता ही है, साइड स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √2 इंटू √2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये इससे 11 टाइम्स कैंसिल आउट, दिस इज 77 माइनस 49, दिस विल गिव यू किड्स 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड एरिया कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बच्चों ए वाला इजी, फर्स्ट वाला इजी लग रहा है, फर्स्ट वाला कर लो, ये वाला इजी लग रहा है, ये वाला कर लो। चलो अब सेक्शन डी कर लेते हैं फटाफट से, फटाफट। सॉरी एक और क्वेश्चन है 35 तो सेक्शन डी का आता है ना बच्चों। आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन सेक्शन। सो बच्चों ये तो अपना सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है यहाँ से 35 से, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, 35 to 40 सेक्शन डी के आते हैं, वो 4 मार्क्स के आते हैं, तो 6 into 4 24 मार्क्स का आपका सेक्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही क्वेश्चन बच्चों स्टैंडर्ड में भी आया था। ठीक है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है कि इसके दो जीरोस √2 और -√2 है। ठीक है, तो 2 ऑफ इट्स फैक्टर अपन लिख सकते हैं, 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स आर x माइनस √2 एंड x प्लस √2। ठीक है, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। आप लोग को डिवाइड करना है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 को किससे डिवाइड करोगे, x स्क्वायर माइनस 2 से, तो यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर, यह आ जाएगा 3x की पावर 4, यहाँ से आएगा माइनस 6x स्क्वायर
माइनस प्लस कैंसिल आउट, -4x³ -4x² प्लस 8x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर आएगा -4x। बच्चों डिवाइड करने आ गया होगा सबको यहाँ तक, ये आ जाएगा +8x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये आएगा -4x² प्लस 8, तो -4 से करेंगे, -4x² प्लस 8, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो बाकी फैक्टर कितना मिल गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ 3x² -4x -4। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ये आप लोगों को जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3x - 2 इंटू 3x - 2 इंटू x - 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 एंड 2। तो बाकी क्या पूछा था कि 2 जीरोस अगर ये हैं तो बाकी के जीरोस कौन कौन से होंगे, 2/3 एंड 2। ठीक है किड्स, सबको समझ में आ गया 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। बच्चों एक लाइट हाउस है सॉरी 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल से ये लाइट हाउस जो है वो कितने पे है, 75 मीटर पे है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स 35 इन द 45। शिप्स जो है अपोजिट साइड्स पे है, तो एक शिप यहाँ ले लेते हैं, एक शिप यहाँ ले लेते हैं। इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, किड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कौन सी लाइन से बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इन दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री है। मुझे ये दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है। लेट अस सपोज दिस इज x, लेट अस सपोज दिस इज y। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, x एंड y, x प्लस y। सी किड्स, अगर ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप ट्राइंगल देखो, ये ए बी सी टी। अब सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल में अपन लगा रहे हैं, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी में 10 30 लगाएंगे अपन। 10 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज 75। बेस कितना है, x। 10 30 होता है बच्चों 1/√3, 75/x। फ्रॉम हेयर यू कैन से x इज इक्वल टू 75√3। x मिल गया। अब नेक्स्ट ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल कौन सा है, ACD। ट्राइंगल ACD में अगर लगाते हैं तो 10 45 लगेगा, विच इज 75/y। बच्चों ये 1 होता है, दैट इज 75/y। तो किड्स यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 75। अब मुझे क्या बोला गया था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस मतलब दोनों का सम, 75√3 प्लस 75 कॉमन लेकर आप बोल सकते हो √3 प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 75 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। अब आप लोग आंसर यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो बच्चों यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर देना, नहीं दे रखी होगी तो बस यहाँ पे छोड़ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट 37। चलो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को इजी है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दिस इज बीपीटी ओनली, यू नो वेरी वेल। बीपीटी में ऑलरेडी प्रूव करवा चुकी हूँ, आप लोग प्रूव कर लेना। तो बच्चों यहाँ तो आप लोग ये बीपीटी वाला क्वेश्चन कर लेना। थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो अदर दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूव करना है कि बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। तो ये बीपीटी में अभी प्रूव नहीं कर रही हूँ, आपको मैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ इसका। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, AD is perpendicular to BC, BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AD। आपको प्रूव करना है, ये कंडीशन प्रूव कर रही है। तो वैसे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है अपना ये वाला। देखो बच्चों यहाँ से देखना आप लोग, पहला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, क्योंकि मुझे AD² चाहिए तो यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आप बोल सकते हो कि AD² जो होगा, आपको AD² चाहिए ना बच्चों, तो AD² किसके इक्वल होगा, AB² माइनस BD² के, हाइपोटेनियस माइनस नीचे वाली साइड बेस का स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर आपको BE² चाहिए बच्चों, तो कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये वाला ट्राइंगल
BEC, इसमें क्या लगेगा अपन को, BE स्क्वायर चाहिए ना, तो किसके इक्वल होगा, ये हाइपोटेनियस है BC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर। लास्ट वी वांट CF, ये रहा CF के लिए कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, AFC वाला ट्राइंगल, AFC। यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, CF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड दीज थ्री इक्वेशन ताकि आपको AD स्क्वायर BD स्क्वायर ये मिल जाए। तो यहाँ से आएगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर। नाउ किड्स, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB BC CD सब इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये AB की जगह मैं AB रहने दूं, इसको भी AB ले लेती हूँ, इसको भी AB ले लेती हूँ, तो क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सी बच्चों, AD को आप AD क्या आया, सॉरी यहाँ पर AD है ना, AD नहीं, ये क्या था अपने पास, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इस ट्राइंगल में लगाया था ना अपन ने, AB माइनस BD का स्क्वायर था ये बच्चों। सी BD को मैं हाफ ऑफ BC बोल सकती हूँ, BD को आप क्या बोल सकते हो, हाफ ऑफ BC, ठीक है। और BC अगेन AB के इक्वल है, तो मैं इसको BD को हाफ ऑफ AB का स्क्वायर बोल सकती हूँ। सिमिलरली CE को हाफ ऑफ AC या फिर हाफ ऑफ AB का स्क्वायर बोल सकते हो क्योंकि इक्वल है। माइनस AF को अपन डायरेक्ट हाफ ऑफ AB बोल सकते हैं क्योंकि बच्चों जो मीडियंस हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, मीडियंस हैं परपेंडिकुलर्स हैं, क्योंकि मीडियंस परपेंडिकुलर है वो तो मीडियन का ही काम करेगा। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, इस इक्वेशन को आप लोग जब साइड में इक्वल का सॉल्व करोगे आप लोग आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों यहाँ से 9/4 AB स्क्वायर, ठीक है। अब 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अ कंटेनर ओपन एट द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट, एक कंटेनर है जो ऊपर से तो खुला हुआ है और मेटल शीट का बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रस्ट्रम। बच्चों एक कंटेनर बना हुआ है जो फ्रस्ट्रम की शेप में है, इस तरीके से ऊपर से खुला हुआ है, और इसकी जो हाइट है, इस फ्रस्ट्रम की जो हाइट है बच्चों ये 14 है, ठीक है। विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड एट्स 8 एंड 20, ये 8 है और ये 20 है। मुझे इस कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालनी है मतलब बच्चों क्या निकालना है, वॉल्यूम। डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर। देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 रहने दो, 22/7। हाइट आपको 14 दे रखी है, R1 स्क्वायर दैट मीन्स 8 स्क्वायर, R2 स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। दिस इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, दिस इज 64 प्लस 400 प्लस 160, ठीक है। सो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों इससे 2 टाइम्स, है ना। यहाँ से आएगा किड्स आपके पास 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू ये आ रहा है 624, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 208 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, शायद 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कितना डायरेक्टली इक्वेशन पूछा हुआ है, देखो कैपेसिटी पूछिए डायरेक्ट आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। 2 वाटर टैप है, दोनों मिलकर एक साथ 9 3/8 आवर्स में टैंक फिल करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों,
ओके किड्स, सो 2 वाटर टैप हैं, दोनों मिलकर इतनी देर में फिल करते हैं. द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन. सो यहाँ पर ले लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप. मान लेते हैं कि बच्चों स्मॉलर वाले पाइप को x hours लगते हैं. सो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, लार्जर वाले को कितना लगेगा बच्चों? वो बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर इज 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन, तो x - 10 लगेगा. ठीक है. टू फिल द टैंक सेपरेटली फाइल द टाइम टेकन टू ईच द फिल. तो बच्चों देखो, स्मॉलर वाला पूरा अगर x hours में फिल कर रहा है तो 1 hour में कितना करेगा? 1/x. लार्जर वाला पूरा x - 10 में कर रहा है तो 1 hour में कितना करेगा? 1 - x/10. और टोटल टाइम उसको 9 3/8 लग रहा है. तो किड्स जब 9 3/8 को अपन बोलेंगे तो ये 75/8 होगा. तो 1 hour वर्क कितना होगा टोटल? अगर वो 75/8 में कर रहा है तो उसका 1 hour वर्क कितना होगा? 8/75. ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. x एलसीएम x - 10, सो आ जाएगा x - 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75. ठीक है किड्स, तो यहाँ पर आएगा 2x - 10 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ x - 10 इज इक्वल टू 8/75. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 75 2x - 10 8x इंटू x - 10. Solve this equation, you will get x is equal to 25 and 30/8. मैं डायरेक्ट बता रही हूँ बच्चों आप लोगों को इसका आंसर. ठीक है, इक्वेशन बनाना आई गई आप लोगों को. 25 और 30/8 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है स्मॉलर वाले को कितना टाइम लगेगा और लार्जर वाले को कितना टाइम लगेगा. तो बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल केस, क्योंकि x में से 30/8 में से 10 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा. तो स्मॉलर वाले को बच्चे लग जाएगा 25 आवर्स और इसको लग जाएगा 25 - 10 दैट इज 15 आवर्स. इक्वेशन सॉल्व करने आती है बच्चों, इसके बाद सबको नहीं आती है तो आप लोग पूछ लेना, आई विल सॉल्व इट. लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेस देन ओ गिव. बच्चों सेम क्वेश्चन अपना उसमें भी आया हुआ था, लेस देन ओ गिव निकालना है. लेस देन ओ गिव बहुत इजी है. सी बच्चों देखो, आपको क्लासेस दे रखी हैं तो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेस देन 10 से, देन लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 एंड लेस देन 80. बच्चों यहाँ पर क्या निकालना होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले लेस देन 10 वाले कितने? 7. ये मैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड वाले में भी डिस्कस कर चुकी हूँ. सेम क्वेश्चन आया हुआ था. लेस देन 20 में इन दोनों का सम हो जाएगा बच्चों, दैट इज 21. लेस देन 30 में इन सब का सम आ जाएगा, तो 21 में जब 13 ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 34. देन 34 में 12 ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 46. 46 में 20 ऐड करेंगे 66. 66 में ये ऐड करेंगे 77 11. ठीक है, एंड देन एक सेकेंड, 10 20 30 40 50 60 70 80 7 21 34 46. ये था 21 34. बच्चों एक मिनट रुक जाइए, आप लोग इसको मैं ढंग से लिख कर बता देती हूँ सामने सामने ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. ये था 7, 14 ऐड किया 21, देन आया था अपने पास 34, देन आया था बच्चों अपने पास 46, 28 किया था 66, 11 ऐड किया 77, 15 ऐड करेंगे 92, 8 ऐड करेंगे 100. ठीक है, तो आपको क्या बनाना है बच्चों? इसका लेस देन ओ गिव बनाना है. आई डोंट हैव ग्राफ, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ बनाना कैसे होता है. बस देखो, बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, बहुत इजीली बना सकते हो आप लोग. यहाँ पर आप लोग 0 लिख लो, ये 10 20 30 40 50, और यहाँ पर ये देखो आप लोग चाहो तो 10 10 के गैप में ले लो. आई डोंट हैव ग्राफ, अभी मैं आपको रफली बता रही हूँ. 30 40 50 इस तरीके से आप लोगों को बनाना है. तो देखो 10 पे क्या आ रहा है? 7, तो 10 पे 7 मतलब ये वाला पॉइंट आएगा. 20 पे क्या आ रहा है? 21, तो अराउंड ये वाला पॉइंट आ जाएगा. 30 पे क्या आ रहा है? 34, तो ये वाला पॉइंट आएगा.
तो इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाना है बच्चों, तो आप लोगों को आपका क्या बन जाएगा, आपको लेस देन ओगिव मिल जाएगा। अब देखो आप लोगों को अब दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। सेम क्वेश्चन उसमें भी था किड्स स्टैंडर्ड में, उसमें आपको उसने लेस देन ओगिव बोला था और बोला था साथ में मीडियन भी निकालना है, जबकि इसमें आपको इसमें मीडियन निकालने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ आपको बोला गया है लेस देन ओगिव फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है एक स्टैंडर्ड के पेपर में और बेसिक के पेपर में। किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी किड्स। ओके, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सारा पेपर डिस्कस करा दिया है बेसिक का। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज माय कोड SRCBSE। सो यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SRCBSE तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एंड मेरी स्पेशल क्लास में बता चुकी हूँ डेली 1 PM एंड आप 6 PM मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों स्पेशल क्लास के लिए। किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।